बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल के नर्स में। उम्मीद करता हूँ कि एमई नर्सिंग कैट के लिए आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी जारी होगी। आज हम लाए हैं दोबारा न्यू इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर द केमी नर्सिंग कैट। यानी कि जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने जो पिछली वीडियो है उसमें हमने आप लोगों का छोटा सा टेस्ट लिया था टाइमिंग मैनेजमेंट के लिए और एमसीक्यूज के रिवीजन के लिए। लेकिन आज हम दोबारा न्यू वीडियो के साथ हाजिर है जिसमें न्यू एमसीक्यूज ऑफ द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो एंड इंग्लिश शामिल है। तो हमारे पास पहला एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 1। द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ द एक्सरे डिपेंड अपॉन जो एक्सरे का जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। ऑप्शन ए फिलामेंट करंट, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग वोल्टेज, ऑप्शन सी द नेचर ऑफ द फिलामेंट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आता है? ऑप्शन बी ऑपरेटिंग वोल्टेज। जैसे कि आप लोग जानते हैं पेनिट्रेटिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी, यानी कि जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी पेनिट्रेटिंग पावर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। और एनर्जी हमारे पास इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वी, यानी कि वोल्टेज। तो जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी, और जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगी। तो एक्सरे की जो पेनिट्रेटिंग पावर है या एनर्जी है डिपेंड करती है वोल्टेज पर। तो हमारे पास ऑप्शन बी आता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड। जो रेसिप्रोकल है बल्क मॉडुलस का, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्लास्टिसिटी, ऑप्शन बी कंडक्टिविटी, ऑप्शन सी कंप्रेसिबिलिटी, ऑप्शन डी डक्टिलिटी। तो पहले तो हम बल्क मॉडुलस को जानते हैं कि बल्क मॉडुलस क्या है। जो बल्क मॉडुलस है वो कांस्टेंट है, और इसका मतलब है कि वो सब्सटेंस जितना रेजिस्ट करते हैं कंप्रेशन को, यानी एक सब्सटेंस पर आप जब कंप्रेशन फोर्स लगाते हैं जितना वो रेजिस्टेंस मुखालफत करती है उस कंप्रेशन की, तो उसको हम बल्क मॉडुलस कहते हैं। और इसके ऑपोजिट यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑपोजिट के बारे में पूछ रहे हैं। तो हमारे पास बल्क मॉडुलस की ऑपोजिट कौन सी है? हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है? ऑप्शन सी कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि जितना एक चीज़ को आप कंप्रेस करते हो उस कंप्रेस हो जाता है, तो वो कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। हमारे पास राइट ऑप्शन है सी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू ड्यू टू। जो स्काई का जो कलर है वो ब्लू होता है, क्यों ब्लू होता है? ऑप्शन ए इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट, ऑप्शन बी डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, ऑप्शन सी पोलराइजेशन ऑफ द लाइट, ऑप्शन डी स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। तो बताइए स्काई का कलर क्यों ब्लू होता है? हमारे पास राइट ऑप्शन इज, बताइए, हमारे पास राइट ऑप्शन इज स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं वो जो लाइट होती है वो सन से यहाँ तक पहुँचने में हवा में एयर पार्टिकल होते हैं, उसकी वजह से स्कैटर होते हैं। तो उसकी वजह से हमारी जो स्काई है वो स्कैटरिंग ऑफ द लाइट की वजह से ब्लू नज़र आता है। और इस प्रोसेस को रेलाई स्कैटरिंग भी कहते हैं, RALEIGH, रेलाई स्कैटरिंग भी कहते हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ग्लास इज एग्जाम्पल ऑफ एन अमॉर्फस विच कैन बी कैरेक्टराइज एज। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ग्लास एक एमॉर्फस सब्सटेंस है। एमॉर्फस कौन सा सब्सटेंस होता है? जिसके स्ट्रक्चर जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं होती, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होती। तो हमारे पास कौन सी कैटेगरी में आता है ग्लास? ऑप्शन ए मेलेबल सॉलिड, ऑप्शन बी मॉलिक्यूलर सॉलिड, ऑप्शन सी क्रिस्टलाइन लाइक इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी वेरी विस्कस फ्लूइड। तो हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड तो हो एमॉर्फस सब्सटेंस तो होता है ग्लास, लेकिन एमॉर्फस में कौन सा होता है? ऑप्शन डी वेरी विस्कस फ्लूइड। ये एटम में एमडीकेट में कई बार आ चुका है और केमी नर्सिंग कैट की भी इसके बहुत चांसेस है। तो हमारे पास वेरी विस्कस फ्लूइड है। और ग्लास को हम दूसरा नाम भी देते हैं सुपर कूल लिक्विड। ये भी इम्पोर्टेंट है कि ग्लास को हम ग्लास इज आल्सो कॉल्ड सुपर कूल लिक्विड। तो हमारे पास राइट ऑप्शन यहाँ पर डी आता है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीबॉडीज जो होते हैं वो क्या करते हैं? एंटीजन के खिलाफ एक्शन करते हैं। तो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में कहाँ से सिक्रेट होती है? ऑप्शन ए बी सेल से, ऑप्शन बी प्लेटलेट सेल से, ऑप्शन सी बी लिम्फोसाइट से, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी, यानी कि बी सेल एंड बी लिम्फोसाइट। बताइए।
हमारे पास राइट ऑप्शन जो आता है डी, बी सेल से या बी लिम्फोसाइट से सिक्रेट होते हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल डिपेंड अपॉन व्हाट। सेल्फ इंडक्शन जो होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ऑप्शन ए एरिया ऑफ द कॉइल, ऑप्शन बी नंबर ऑफ द टर्न्स, ऑप्शन सी लेंथ ऑफ द कॉइल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि सेल्फ इंडक्शन की जो कॉइल की सेल्फ इंडक्शन है उस किस पर डिपेंड करती है? कॉइल की सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल डिपेंड अपॉन कॉइल की जो सेल्फ इंडक्शन होती है, करंट प्रोड्यूस होती है, वो कॉइल के एरिया ऑफ द कॉइल पर भी डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द नंबर ऑफ द टर्न, कितनी बार वो टर्न हुआ है, लेंथ ऑफ द कॉइल कितना वो लेंथ उसकी कितनी है। तो हमारे पास ऑल ऑफ दिस। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये भी आ सकता है कि सेल्फ इंडक्शन की ऐसा यूनिट कौन सी है? हेनरी, एच कैपिटल एच से रिप्रेजेंट होता है। हेनरी इज ऐसा यूनिट ऑफ द सेल्फ इंडक्शन। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। हमारे पास वो कौन सी एनर्जी है रिक्वायर होती है जो कि मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन के लिए इस्तेमाल होती है। तो कौन सी एनर्जी है? ऑप्शन ए वर्क फंक्शन, ऑप्शन बी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ऑप्शन सी रेस्ट मास एनर्जी, ऑप्शन डी टोटल एनर्जी। तो हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है किसी भी मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के लिए जो इस्तेमाल करते हैं? हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए, क्योंकि वर्क फंक्शन वो एनर्जी होती है जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। लेकिन अगर इसमें मेटल सरफेस का इस्तेमाल ना हुआ हो तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है? हमारे पास यहाँ पर नहीं है, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी आता है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी और वर्क फंक्शन में ये डिफरेंस है कि वर्क फंक्शन मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है और आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी एटम के शेल से यानी गैसियस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए हम इजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर मेटल की सरफेस में कौन सा ऑप्शन आता है बताइए? ऑप्शन ए वर्क फंक्शन। हमारे पास अगला क्वेश्चन है द फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूस द एंगुलर एक्सेलरेशन इन द बॉडी। वो फिजिकल क्वांटिटी जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है इन द बॉडी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आता है यानी कि एंगुलर सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ए फोर्स जब हम लगाते हैं तो प्रोड्यूस करता है, ऑप्शन बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब लगाते हैं, ऑप्शन सी इम्पल्सेस, ऑप्शन डी टॉर्क। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आता है? ऑप्शन डी टॉर्क। टॉर्क जो है वो फोर्स होती है जो फिजिकल वो क्वांटिटी है, वो फोर्स है जो किसी भी बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है सर्कुलर मोशन में। और टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, यानी कि आर क्रॉस एफ इज आल्सो कॉल्ड टॉर्क। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मूव विद स्पीड ऑफ लाइट। हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट के यानी कि जो लाइट की जो स्पीड है उसके कोई और पार्टिकल भी मोशन कर सकता है स्पीड ऑफ लाइट के साथ, उतनी स्पीड के साथ। तो कौन सा ऑप्शन आता है? इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट के साथ मोशन करता है, या पॉजिट्रॉन, या ऑप्शन सी प्रोटॉन, या ऑप्शन डी प्रोटॉन। तो बताइए हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है प्रोटॉन से बने होते हैं और प्रोटॉन यहाँ पर हमारे पास राइट ऑप्शन है जो कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ मोमेंट हरकत कर सकता है। इतनी जितनी स्पीड लाइट की होती है ज़मीन को पहुँचने के लिए सन से, तो इतने एक प्रोटॉन की भी होती है, क्योंकि प्रोटॉन एक एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। ये जो सारे पेजेस के एमसीक्यूज़ में पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, क्योंकि इससे बहुत एमसीक्यूज़ रिपीट हो चुके हैं ऑलरेडी केएमयू कैट में और एमडी कैट में भी कई बार आ चुके हैं। तो ये एफएससी के टॉपिक्स लिए गए हैं। तो हमारे पास यहाँ पर यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं? ऑप्शन ए XOR गेट एंड NAD गेट, ऑप्शन बी NAND गेट एंड NOR गेट, ऑप्शन सी XNOR गेट एंड NOD गेट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो यूनिवर्सल गेट्स कौन से गेट होते हैं?
यूनिवर्सल गेट वो गेट होते हैं जिससे दूसरे गेट डिराइव हुए हो, यानी कि जो इनमें से जो भी दूसरे गेट आते हो तो वो सारे यूनिवर्सल गेट से ही बने होते हैं। तो यूनिवर्सल गेट स्पेशली कौन से होते हैं बताइए? राइट ऑप्शन इज, हमारे पास राइट ऑप्शन इज बी, नॉन एंड नॉर गेट। तो ये आपको रटा होना चाहिए, नॉन गेट एंड नॉर गेट। तो ये ऐसे गेट है, यूनिवर्सल गेट है, जिससे ये सारे ऑप्शन ए सी जो गेट होते हैं ये भी डिराइव होते हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए, सॉरी बी, नॉन गेट एंड नॉर गेट। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन बोरॉन एंड हाइड्रोजन। कौन सा बॉन्ड बनता है बोरॉन एंड हाइड्रोजन के दरमियान? ऑप्शन ए, क्या आयोनिक होता है? ऑप्शन बी, कोवेलेंट होता है? ऑप्शन सी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है? ऑप्शन डी, फोटो रेस्पिरेशन। तो हमारे पास कौन सा बॉन्ड होता है बताइए? हमारे पास राइट ऑप्शन इज कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि बोरॉन के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो 4 हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज बी, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करता है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का एक एमसीक्यूज है। द साइंटिस्ट हु वाज द अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर द एक्सप्लेनिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो साइंटिस्ट जो जिसे नोबेल प्राइज से नवाजा गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना एक्सप्लेनेशन के लिए, तो कौन सा साइंटिस्ट था? ऑप्शन ए, मैक्स प्लांक, नहीं, इन्होंने तो प्लांक से क्वेश्चन बनाया था। ऑप्शन बी, कॉम्पटन इफेक्ट, नहीं, कॉम्पटन नहीं, क्योंकि इन्होंने कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। ऑप्शन सी, लोस, नहीं। ऑप्शन डी, आइंस्टाइन, जी हाँ, यंग एल्बर्ट आइंस्टाइन इन 1905 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस इन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो आपको तो ये पता ज़रूर होना चाहिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन इन 1905। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेक्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों रफ होता है? क्योंकि राइबोसोम की वजह से। और राइबोसोम्स क्या बनाता है? ऑप्शन ए, एंजाइम, ऑप्शन बी, लिपिड, ऑप्शन सी, प्रोटीन्स, ऑप्शन डी, शुगर। तो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होते हैं और राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। हमारे पास राइट ऑप्शन इज सी। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाते हैं? लिपिड बनाते हैं। तो हमारे पास लिपिड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है। और यहाँ पर रफ में क्या आता है? ऑप्शन सी, प्रोटीन। हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि सॉन्ड के इक्वेशन से लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, एज द प्रेशर ऑफ द मीडियम इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द साउंड इन मीडियम। अगर किसी मीडियम के प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है तो साउंड उस मीडियम की क्या होगी? ऑप्शन ए, इंक्रीज होगी, ऑप्शन बी, डिक्रीज होगी, ऑप्शन सी, सेम होगी, ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दिस होगी। तो बताइए, जब प्रेशर इंक्रीज किया जाता है मीडियम का तो साउंड उसमें इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, सेम ही होगा, क्योंकि जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है तो प्रेशर के कोई इफेक्ट नहीं होती साउंड के, मीडियम के साउंड पर या साउंड पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, फैटी एसिड आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट बाय विच एंजाइम। फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? बताइए। ऑप्शन ए, ग्लाइऑक्सिसोम, ऑप्शन बी, बाइल जूसेस, ऑप्शन सी, पैंक्रियाटिक जूसेस, ऑप्शन डी, लाइसोसोम। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ग्लाइऑक्सिसोम। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये ह्यूमन में नहीं होता, ये प्लांट्स में होते हैं। और प्लांट्स में फैटी एसिड को कन्वर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट में। जहाँ पर फैटी एसिड रिच प्लांट होते हैं उन प्लांट में फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के लिए ग्लाइऑक्सिसोम एंजाइम रिक्वायर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, व्हेन द किडनी फेल्स टू फॉर्म अ यूरिन डिजीज इज कॉल्ड। ऑप्शन ए, नेफ्राइटिस, ऑप्शन बी, नेफ्रोसिस, ऑप्शन सी, पिटोसिस, ऑप्शन डी, एनुरिया। बताइए। हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी, एनुरिया, क्योंकि नेफ्राइटिस जो है नेफ्रॉन की इन्फेक्शन को कहा जाता है। नेफ्रोसिस भी किडनी की एक डिजीज़ है। और जो पिटोसिस जो है, पिटोसिस में क्या होता है?
आई का जो आईलिड होता है वो उनका डिजीज़ होता है, आई का जो लिड होता है वो डिप्रेस होता है और उसको पिट्रोसिस कहा जाता है। एनुरिया जिसमें यूरिन नहीं बनता है, एनुरिया किडनी का फंक्शन होता है यूरिन बनाना। तो यहाँ पर एनुरिया मीन नॉट, यूरिया मीन यूरिन, तो एनुरिया नो यूरिन फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द किडनी डिजीज। हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसी। आरबीसी जो होते हैं कहाँ पर बनते हैं? बोन मैरो में। और आरबीसी जो होते हैं इसका प्रोडक्शन जब इंक्रीज किया जाता है, ये भी डिजीज़ है। तो कौन सा डिजीज़ है? ऑप्शन ए ल्यूकेमिया। नहीं, क्योंकि ल्यूकेमिया क्या होता है? ये एक कैंसरस डिजीज़ है और कैंसरस डिजीज़ होती है बोन मैरो की, जिसमें ब्लड सेल की एबनॉर्मली प्रोडक्शन होती है। तो ये कैंसर डिजीज़ होते हैं। तो बिल्कुल सेल बनते ही नहीं है और बनते हैं तो एबनॉर्मली। ऑप्शन बी पॉलीसाइथेमिया। जी हाँ, पॉलीसाइथेमिया, क्योंकि पॉलीमीन मेनी साइथेमिन रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल जब ज़्यादा मिकदार में बनते हो ऐसे आरबीसी कहा जाता है। एडिमा, एडिमा जब स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग पाँव का जब स्वेलिंग होती है तो उसको एडिमा कहा जाता है। एनीमिया जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो होती है वो कम हो जाती है हमारे बॉडी में। तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी पॉलीसाइथेमिया। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द सॉलिड इन विच द मॉलिक्यूल आर अरेंज इन अ रेगुलर रिपीटेटिव मैनर। ये तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि जब तरतीब से एक सब्सटेंस तरतीब से बना होता है, एक सॉलिड फॉर्म में तरतीब से बना होता है, तो क्या उसे एमोर्फस कहा जाता है? नहीं, क्योंकि ग्लास एमोर्फस से बना होता है। ग्लास सॉलिड नहीं, पॉलीमर नहीं, क्रिस्टल। जी हाँ, क्रिस्टल जो है ये तरतीब रिपीटेटिव मैनर में मॉलिक्यूल जब बनते हैं, मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर बनती है तो उसे क्रिस्टल कहा जाता है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है एस्टिवेशन इज आल्सो नोन एज, ये इंग्लिश का एमसीक्यूज है। एस्टिवेशन जो कहते हैं कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ए स्प्रिंग स्लीप, ऑप्शन बी विंटर स्लीप, ऑप्शन डी ऑटमन स्लीप, ऑप्शन डी समर स्लीप। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आता है? एस्टिवेशन जो है इसे हम समर स्लीप भी कहते हैं, क्योंकि समर स्लीप इसमें बहुत ही ज़्यादा हॉट सीजन होता है, डिहाइड्रेशन होती है एनिमल की, तो इसको समर स्लीप भी कहा जाता है। इंग्लिश का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है द सब्सटेंसेस विच अंडरगोज डिफॉर्मेशन विद स्मॉल पोर्स। वो सब्सटेंस जब छोटा सा पोर्स स्मॉल क्वांटिटी में फोर्स भी लगाए तब वो उसमें डिफॉर्मेशन चेंजेस आता है। तो ऑप्शन कौन सा आता है? ऑप्शन ए इलास्टिक सब्सटेंस, ऑप्शन बी इन इलास्टिक सब्सटेंस, ऑप्शन सी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ऑप्शन डी डक्टाइल सब्सटेंस। तो राइट ऑप्शन इज डी डक्टाइल सब्सटेंस, क्योंकि इनमें क्या होती है? डक्टिलिटी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है फिजिक्स का। जब आप इसमें स्मॉल पोर्स लगाते हैं तो उसमें डिफॉर्मिटीज आती है, चेंजेस आती है उनके स्ट्रक्चर में। तो डक्टाइल सब्सटेंस इज द राइट ऑप्शन। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द हीटिंग एंड द कुकिंग ऑफ द फूड। फूड को हीटिंग करना या फूड को बनाना, कुकिंग करना इवनली बाय माइक्रोवेव ओवन इज एन एग्जांपल ऑफ। यानी कि माइक्रोवेव ओवन जो होता है एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं? कुकिंग करते हैं, तो माइक्रोवेव के ज़रिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आता है? ऑप्शन ए रेजोनेंस फिनोमेना की वजह से, ऑप्शन बी स्पेसिफिक हीट की वजह से, ऑप्शन डी डैम ऑसिलेशन की वजह से, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो माइक्रोवेव ओवन जो है वो डिवाइस है जिसमें माइक्रोवेव के ज़रिए रेजोनेंस फिनोमेना होता है। तो रेजोनेंस फिनोमेना की वजह से कुकिंग होती है, हम किसी भी चीज़ को गर्म या कुक कर सकते हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, मोनोट्रोपा इज अ डैश। तो मोनोट्रोपा जो है ये हमारे पास क्या होते हैं? कौन सा पैरासाइट है या सेप्रोपाइट है? बताइए। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए टोटल पैरासाइट, ऑप्शन बी टोटल सेप्रोपाइट्स, ऑप्शन सी पार्शियल पैरासाइट, ऑप्शन डी पार्शियल सेप्रोपाइट्स। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आता है? अगर आपको नहीं आता तो मैं कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह आपको आंसर दूंगा, लेकिन ये बोर्ड से सिंपल बाई लाइन उठाए गए हैं। तो राइट ऑप्शन आपको आना चाहिए
अगर नहीं आता तो पूछ ली कमेंट बॉक्स में। हमारे पास अगला क्वेश्चन है प्लोएम टिश्यू। प्लोएम टिश्यू को आप जानते हैं कि प्लांट्स में खुराक को तरसील करता है, ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो हमारे पास किससे बने होते हैं प्लोएम टिश्यू? प्लोएम टिश्यू बताइए। ऑप्शन ए ट्रेकील्स, ऑप्शन बी ट्रीकिया, ऑप्शन सी कोलोनकाइमा, ऑप्शन डी सीवी ट्यूब। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी सीवी ट्यूब, क्योंकि बहुत सी सीवी ट्यूब स्मॉल ट्यूब कंबाइन होकर प्लोएम टिश्यू बनाते हैं जिसमें खुराक की ट्रांसपोर्ट होती है। हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। वो कौन सी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, या ऑप्शन डी ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ऑप्शन सी साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन डी क्लेमिडोमोनास। तो ये तो हमने पिछली भी एमसीक्यूज में पढ़ा है और कई बार आ चुका है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज सी साइनोबैक्टीरिया। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। न्यूक्लियोफाइल एक्ट इज अ। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल वो होता है न्यूक्लियस लवर, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को लव करता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन होता है। तो न्यूक्लियोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, हमारे पास ल्यूइस एसिड होता है, या ल्यूइस बेस होता है, या ब्रोंसिड एसिड, या ब्रोंसिड एसिड होता है। तो बताइए। जैसा कि मैंने कहा न्यूक्लियोफाइल्स के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है दूसरी स्पीशीज को तो हमारे पास ल्यूइस बेस होता है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज बी। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोपाइल का पूछते, इलेक्ट्रोपाइल जो होते हैं उसके पास वो इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, नेगेटिव चार्ज लवर होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं एक्सेप्ट करते हैं तो उसको ल्यूइस एसिड कहा जाता है। ये अपने पास लिख ले। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की बात की जा रही है तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज बी ल्यूइस बेस। हमारे पास अगला क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ द एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्स वो होते हैं जो दोबारा रीजनरेट नहीं होते अगर एक बार इस्तेमाल किए जाए। तो हमारे पास वो कौन से? फॉरेस्ट नहीं, क्योंकि फॉरेस्ट तो दोबारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। आयरन, जी हाँ, आयरन जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। जब एक बार इस्तेमाल की जाए तो फिर ये दोबारा रिन्यूएबल नहीं होते। और पेट्रोलियम दोबारा हम जितने भी ज़मीन से इस्तेमाल करते हैं दोबारा रिन्यूएबल होते हैं, और नेचुरल गैस भी हम रीयूज़ करते हैं हम। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज आयरन। जो भी मिनरल होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपको पता होना चाहिए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है मेलिसेजिया फर्फर काजेस। मेलिसेजिया फर्फर जो है क्या काज करती है बताइए। ऑप्शन ए एथलीट फुट, ऑप्शन बी रिंगवर्म, ऑप्शन सी डेंड्रफ, ऑप्शन डी एर्गोट। तो अगर आपको डेंड्रफ है, तो अगर आपको स्कल डेंड्रफ है, आपके हेयर डेंड्रफ प्रॉब्लम है, तो आप समझे कि आपके हेयर में मेलिसेजिया फर्फर है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज सी। तो ये आपको याद होना चाहिए, अपने साथ लिख ले। हमारे पास अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज द अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल में क्या होता है? अल्फा पार्टिकल में क्या होता है? नो इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वो कौन सा एटम है जिसमें नो इलेक्ट्रॉन होते हैं? यहाँ पर हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, या ऑप्शन सी हाइड्रोजन पॉजिटिव, ऑप्शन डी H2O। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज सी हाइड्रोजन पॉजिटिव। तो अल्फा पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं जिसे हम हीलियम न्यूक्लियस भी कहा जाता है कहते हैं। तो हमारे पास उसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जैसे कि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जब एक को भी रिलीज़ किया जाता है तो हमारे पास उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, तो इसकी वजह से हम हाइड्रोजन प्लस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो ये कई बार आ चुका है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है ट्रैफिक सिग्नल आर रेड व्हाइल द आइज आर मोर सेंसिटिव टू येलो बिकॉज ऑफ। जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट को इस्तेमाल किया गया है गवर्नमेंट सतह पर, यानी कि जब ये तो आपको पता होना चाहिए, आपसे कोई भी एज अ स्टूडेंट पूछ सकता है कि हम रेड लाइट को क्यों इस्तेमाल करते हैं ट्रैफिक के लिए। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है
क्या येलो हैज लेस स्प्रेड, या ऑप्शन बी रेड लाइट आर रिफ्रैक्ट लेस ड्यू टू इट्स लॉन्ग वेवलेंथ, या ऑप्शन सी एक्टर्स, या ऑप्शन डी बिगर। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है? डी, क्योंकि रेड लाइट जो है वो कम रिफ्रैक्ट होता है क्योंकि इसकी लॉन्ग वेवलेंथ की वजह से। तो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये एक लॉन्ग वेवलेंथ की वजह से हम ये इस्तेमाल करते हैं रेड लाइट को ट्रैफिक के लिए। तो ये स्कैटर नहीं होता। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज बी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द टर्म जीन वाज कॉइन्ड बाय, जो जीन है पहले बार किसने इस्तेमाल किया था? तो ये तो आपने पढ़ा है। तो ये तो इस तरह करें कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए ताकि मुझे आप लोगों का इंटरेस्ट का पता चल सके कि आपको आता है या नहीं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है 31, अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम मस्ट हैव, वो बॉडी जो इक्विलिब्रियम में होती है वो उसमें क्या नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी वेलोसिटी, ऑप्शन सी मिनिमम, ऑप्शन मोमेंटम, ऑप्शन डी एक्सीलरेशन। अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो उसमें एक्सीलरेशन 0 होगा, ए इज इक्वल टू 0। ये अपने साथ लिख ले, ये आपको डायरेक्ट आ सकता है, आपका एक सेकंड भी ज़ाया नहीं होगा। आप डायरेक्ट ऑप्शन को क्लिक करें। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफाइल ए एंड बी चीफली ऑब्जर्व, जैसे कि आप जानते हैं कि प्लांट्स में क्लोरोफाइल ए बी लाइट को ऑब्जर्व करती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हमारे पास कौन ऑप्शन आता है ऑप्शन ए वायलेट ब्लू लाइट, क्योंकि ऑप्शन ए वायलेट और क्लोरोफिल बी ब्लू लाइट को ऑब्जर्व करती है। तो ये तो आपको रटा होना चाहिए और जब आए तो एक सेकंड भी आपको नहीं लगना चाहिए, डायरेक्ट क्लिक करना है आपने। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, साउंड वेव कैन नॉट बी, साउंड वेव को हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, रिफ्रैक्ट कर सकते हैं, डिफ्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन पोलराइज नहीं कर सकते क्योंकि हम लाइट को पोलराइज कर सकते हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन है पोलराइज, साउंड वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड। जब आए तो डायरेक्ट एक सेकंड भी नहीं लगाना और पोलराइज पर क्लिक करना है, साउंड वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कैरोटिनॉइड कंटेंट, जैसे कि आप जानते हैं कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स होते हैं और उसमें कैरोटर्स भी होते हैं और ज़ेनथोपेल्स भी होते हैं। तो डायरेक्ट आपने ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ पर क्लिक करना है क्योंकि ये दोनों कैटेगरीज है कैरोटिनॉइड के। ऑप्शन ए बी बोथ आते हैं इस एमसीक्यूज में। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द लीस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, जैसे कि आप जानते हैं सबसे ज़्यादा डेंजरस जो है वो कौन से? अमोनिया। इसलिए एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं उसमें उन एनिमल में अमोनिया होता है। और यूरिया हमारी बॉडी में होता है क्योंकि हम भी ज़्यादा पानी पीते हैं। यूरिक एसिड बर्ड्स जो है वो बहुत कम पानी पीते हैं, तो इसलिए 1 मिलीलीटर काफ़ी है यूरिक एसिड को नॉन टॉक्सिक बनाने के लिए। तो हमारे पास लीस्ट टॉक्सिक यूरिक एसिड होता है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज सी। तो एक एमसीक्यू के साथ आपके कई एमसीक्यूज रिलेट हुए, कंसेप्ट क्लियर हुआ। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जिब्रेलिन एक हार्मोन है, वाज आइसोलेटेड फ्रॉम दी, कहाँ से आइसोलेट किया गया था? बताइए। ऑप्शन ए इन एल्गी, ऑप्शन बी अ फंगस, ऑप्शन सी अ बैक्टीरिया, ऑप्शन डी अ वायरस। तो कहाँ से? ये तो मैंने पिछले एमसीक्यूज में भी कहाँ पर हमने एक बार पढ़ा था। तो हमारे पास अभी मैं आपको बताता हूँ बी अ फंगस से। तो ये आपको याद होना चाहिए, फंगस से पहली बार आइसोलेट किया गया था। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ये भी हमने पढ़ा था कि बाइसेप जो मसल है ये बोन के साथ किसके जरिए अटैच होते हैं? बताइए। ये तो आपको रटा होना चाहिए, मसल और बोन को कौन अटैच करते हैं? टेंडन्स। और मैंने आपको ये भी बताया था कि बोन और बोन को लिगामेंट्स अटैच करते हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा आता है? ऑप्शन ए टेंडन, मसल को बोन के साथ टेंडन अटैच करता है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए टेंडन्स। ये मैंने जो आखिरी लास्ट एमसीक्यूज है ये हमने पढ़े हैं, इसलिए मैं आपको जल्दी आपको रिवाइज करा रहा हूँ और आपको भी इसका इंशाल्लाह एमसीक्यूज आते होंगे। तो हमारे पास 39 एमसीक्यूज है, थर्स्ट इज कंट्रोल बाय, हमारे ब्रेन के कौन सा पार्ट थर्स्ट को कंट्रोल करता है? बताइए। पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैराथायराइड या थायराइड? पिट्यूटरी ग्लैंड में एक हार्मोन है एडीएच
और वो क्या करता है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड पोस्टीरियर लूप से एडीएच सीक्रेट होता है और वो क्या करता है, हमारी किडनी में पानी को कंट्रोल करता है। और जब बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होती है तो ज़्यादा एडीएच रिलीज़ होते हैं, तो उसकी वजह से पानी ज़्यादा बॉडी में ऑब्जर्व होता है और यूरिन कम बाहर निकलता है बॉडी से। तो इसलिए हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है एडीएच हार्मोन के ज़रिए थर्स्ट को, प्यास को। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, लास्ट एमसीक्यूज है, पेनिसिलिन इज ऑब्टेन बाय, पेनिसिलिन कहाँ से पहले बार ऑब्टेन किए गए थे बताइए? ऑप्शन डी, मोल्ड से। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा और जल्दी जल्दी आप लोगों का आखिरी 10 एमसीक्यूज का वेरिएशन हो चुका होगा और 30 न्यू एमसीक्यूज भी आप लोगों ने सीखे होंगे। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट पेजेस के साथ इस वीडियो में पेजेस के बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज थे, तो आप लोगों के इस वीडियो को दोबारा देखना है ताकि आप लोगों को पेज के एमसीक्यूज रटा हो जाए, क्योंकि वो ऐसे एमसीक्यूज भी है जो कंसेप्ट के अलावा भी रटा हो सकते हैं क्योंकि टाइम कम है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि इसलिए मैं आप लोगों को एमसीक्यूज के सिर्फ आंसर नहीं देता बल्कि मैं आपको बैकग्राउंड और आपको मैं डिस्कस करता हूँ ताकि आपको याद रहे। एमसीक्यूज को ज़्यादातर रटन नहीं किया जाता बल्कि समझा जा सकता है, कंसेप्ट क्लियर किया जा सकता है, तो वो फिर आपको याद रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी और मेरे चैनल का भी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।